गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस YouTube चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है क्लास 12 के हिस्ट्री के जो है चैप्टर 2 जो कि राजा किसान नगर और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में ना पूछने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि रिपीटेड भी है, और मैं आपको बता दूं अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, अच्छे से आप मेहनत करके इसको रिवीजन कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे उसमें एक भी सवाल जो है आपका नहीं छूटेगा, सब का सब जो है आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, तो बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो है ना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपने सभी बच्चों को यह भी कह दीजिए आज की धाकड़ तैयारी चल रही है, आज की जो है हर संपूर्ण तैयारी आप लोग को कराई जा रही है। हर एक जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको MCQ क्वेश्चन जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बच्चों देर मत कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जो है बताकर आइए, सभी दोस्तों को कहिए कि आए इस प्लेटफॉर्म में हर एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रोवाइड जो है किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा चीज आप लोग को कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कहता है, देखिए सवाल क्या दोस्तों, कहता है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। देखिए महाजन पदों से रिलेटेड जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारा सवाल जो है महाजन पद से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो भाई मैंने आपको पहले बताया था कि 6 से लेकर 8 तक सवाल जो है 6-8 तो जो है ये खाली महाजन पदों से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन यहाँ कहता है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है महाजन पदों की संख्याएं कितनी थी, तो कितनी थी संख्या ये पहले बताइए। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहले दिया 18, 16, 32 और 64। तो भाई मैंने पहले बताया था कि इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 16 होती है, 16 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इसको अगर आप लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, अच्छे से जो है कॉपी नोट कर लीजिएगा ना, और एग्जाम से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या सप्ताह भर पहले आप रिवीजन कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपको जो है 110% ये गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग इस बार भी फोड़ दोगे। ऑब्जेक्टिव में जो है पूरा का पूरा मार्क्स जो है आपके हाथ में रहेगा, सब्जेक्टिव में भी पूरा का पूरा मार्क्स जो है आपके हाथ में रहेगा, बशर्ते आपको लगन करना है, लगन पूर्वक जो है मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे क्या दिया गया है, कहता है कि मगध साम्राज्य, देखिए सवाल क्या है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की है बच्चों, तो यह जो किया है किसने की है, आप ये मुझे बताइए। ये जो किया था ये क्या था, किसने किया था, बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार। देखिए बिंबिसार से रिलेटेड जो है ना, मगध सम्राट से रिलेटेड जो एक फिल्म भी बना है साउथ में, साउथ फिल्म जो है आपने देखा होगा, उसमें बिंबिसार नामक एक राजा रहता है, वो पूरा रिलेटेड जो है इसी स्थापना को लेकर जो दिया गया मगध सम्राट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना, अभी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, देखिए शासन काल कितने ईस्वी से लेकर कितने ईस्वी तक चला था, ये आपको मैंने बताया था ना। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो 323 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है 298 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी से लेकर कितना 300 जो है 23 ईस्वी तक जो है ये इसका शासनकाल था। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, अब यहां पे ध्यान दें, चौथा नंबर सवाल जो दिया गया है, कहता है कि विक्रमादित्य का उपाधि किस सम्राट, देखिए विक्रमादित्य कौन है, विक्रमादित्य जो है वो क्या है, सम्राट है, राजा है ना। तो यहाँ पे क्या है, कहता है उसकी उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण कर ली, यानी इसके बाद जब विक्रमादित्य जो हार गया था, ठीक है, युद्ध में हार गया था, उसके बाद जो कौन सा ऐसे सम्राट था जो कि इसके स्थान पर जो है उसका पद जो है ग्रहण किया, उसका जो है सम्राट ने जो है उसका जो पद जो है हासिल कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो आपका जो है बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो 5वां नंबर दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया गया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा देखिए विशाख दत्त, ये रहेगा विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त की जो है ये रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए 6ठा नंबर जो दिया गया है, कहता है कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग को हर हाल में रिवीजन करना है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले हर हाल में बच्चों आप लोग को रिवीजन करना है। एकदम याद रखिए, आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। आपको हर एक ऑब्जेक्टिव को हाथ में रखना है, पकड़ के रखना है, क्योंकि इसको बाहर नहीं जाना है और इससे बाहर तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है? देखिए वेदों की संख्या होगी यहाँ पे, वेदों की संख्या, देखिए वेदों की संख्या जो है कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या आप लोगों को मैंने बताया था, वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है। ठीक है, आप लोगों को ये मालूम था ना, 4 को जो वेद होता है वो कौन कौन सा होता है? आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 4 वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सेंस होगा। वेदों की संख्या कितनी? 4 गो वेद होता है। ठीक है, आप तो इसको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला जो प्रश्न क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कहता है क्या, यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन की संज्ञा, भारतीय यानी इंडियन शासक, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जैसे कह सकते हैं। भारतीय शासक को जो है नेपोलियन संज्ञा दी गई है। तो किसको दिया गया है? भारतीय आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। देखिए काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न देखें, तो अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर, देखिए क्या दिया गया है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछे गए हैं। इसको नोट कर लीजिए, आपके मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद कौन था? तो ये कौन था बच्चों? वो था मगध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कितना बार आपका जो है ये रिपीट सवाल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते, दिया गया है, क्या दिया है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कहता कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो किस में? तो बच्चों भी बताइए किस में है? यह जो है वो 13वां शिलालेख में है। ठीक है, 13वां शिलालेख में जो है वो अशोक के कलिंग विजय का, ठीक है, अशोक के कलिंग विजय का जो है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और इसको कॉपी में अच्छे से नोट करते जाइएगा। ये नहीं कि सिर्फ इसके जो है बाद में करेंगे, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपके पास समय है, बहुमूल्य समय है, आपके एग्जाम्स के लिए जो है समय नहीं है, अब मात्र जो है 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसको एग्जाम से पहले रख लेना, रिवीजन कर लेना और इसको कॉपी में हर हाल में आप लोग नोट कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से आप लोग जो है तैयारी कर सके। अगर आप नहीं कीजिएगा ना, बाद में बोलेगा देखिए वीडियो देखिए ले लिए, बाद में तैयारी करता रहे, तो ऐसा नहीं करना। जो भी समय है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जो है, इस गाइडेंस को आप लोग अच्छे से समझो। जो गाइडलाइंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आप लोग दिमाग में खोस लीजिए और उसको आप लोग अच्छे से जो ना नोट करने के साथ साथ इसको तैयारी करते रहिए। ठीक है, एकदम प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस हर हाल में आपको करना है। ठीक है, जो भी समय मिले, आधा घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी समय मिले इसमें आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि कनिष्ठ की देखिए राज्यारोहण तिथि है, तो राज्यारोहण तिथि कौन सा है? वो हो जाएगा 78 ईस्वी हो जाएगा, 78, ठीक, 78। ये देखिए ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया है। ये अगर आप देखें प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो ये सवाल आपका मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? देखिए 12 नंबर सवाल जो दिया गया है, कहता है कि धम्म महामात्रों, ठीक है, धम्म महामात्रों की किसने
नियुक्त किया? देखिए किसने जो है नियुक्त किया था उसका नाम बताना है। तो किसने नियुक्त किया था बच्चों? यह किया था अशोक सम्राट ने, यानी कि अशोक ने किया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर आपको याद करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला जो प्रश्न देखें, देखिए 13 नंबर सवाल क्या है? सवाल इस प्रकार दिया गया है कि अशोक किस वंश का शासक था? ये आपका रिपीटेड हुआ है, ये रिपीट सवाल है, एकदम मैं गारंटी के साथ कहूंगा। ठीक है, इसको आप जो है कॉपी में मिलान कर सकते हैं, किताब में मिलान कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में मिलान कर सकते हैं, मॉडल पेपर में मिलान कर सकते हैं। ये काफी बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड की परीक्षा में। आपके जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल वाला, उसमें मिलान कर लो, ये मिलेगा। तो अशोक किस वंश का जो है शासक था? अशोक जो है किस वंश का जो है शासक था बताइए तो पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखिए अशोक सम्राट का शासन काल जो है कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक चला था, ये भी आप इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अशोक किस वंश का शासक था? तो ये जो था मौर्य वंश का। ठीक है, किसका था? मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है आप देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, कहता है भारतीय इतिहास का कौन सा स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो कौन से जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो यह किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को जो क्या कहा जाता है? देखिए स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या यहाँ पे प्रश्न दिया गया है? देखिए 15वां नंबर सवाल कहता है कि देखिए प्रयाग प्रस्ती, देखिए प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी सवाल जो है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रयाग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है आपके एग्जाम में ये वर्ड जो है नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे ये कहता है प्रस्तित किस रचना जो है किस रचना से है, या रचना किसने लिखी है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा। ठीक, हरिसेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं 16 नंबर जो दिया गया है बच्चों, इसको नोट कर लें। तो 16 नंबर सवाल दिया गया है कि मौर्यकालीन, देखिए टकसाल, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो कौन था बच्चों ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए, क्योंकि ये सवाल आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी इसका सही आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 17 नंबर सवाल देखें। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे बच्चों? तो यह कौन था? यह जो है वो था देखिए कलहन था। ठीक है, कौन था? कलहन नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल जो दिया गया है इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर सवाल देखिए दिया गया है, कहता है कि अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश को या किस राजवंश के विषय में जो है जानकारी और मिलती है, यानी कहता है कि यह जो अर्थशास्त्र इंडिका से रिलेटेड जो है किस राजवंश के नाम के अनुसार जो है, किस राजवंश के द्वारा जो है विषय में जो है किस राजवंश के द्वारा जो है जानकारी जो है और मिलती है, और राजवंश के मिलती है। तो ये कौन सा राजवंश हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश का हो जाएगा। फिर ठीक है, याद रखेंगे मौर्य वंश। तो यहाँ पे क्या है? मौर्य वंश यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देखें दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया। 18 नंबर मैंने बता दिया ना, हाँ 18 नंबर हो चुका है। तो चलिए 19 नंबर देखें। तो 19 नंबर जो सवाल दिया गया बच्चों, तो देखें क्या दिया गया। कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो भाई ये तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र की रचना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था अर्थशास्त्र की रचना। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है 20वां नंबर आप देखें तो ये सवाल ये क्या कह रहा है भाई, ये सवाल ये कहता है कि पतंजलि, देखिए पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो कौन से महाभाष्य से जानकारी मिलती है, तो बच्चों ये मिलता है देखिए प्राक मौर्य काल की, ठीक है याद रखेंगे, प्राक मौर्य काल की जो है यह जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया बच्चों, अगला 21वां नंबर सवाल है। यह कहता है कि अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो बच्चों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, वो कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल 22वां नंबर, देखिए 22वां नंबर सवाल दिया गया है, कहता है देखिए बिंबिसार का संबंध किस वंश था, किस वंश से है। देखिए बिंबिसार, देखिए इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बिंबिसार से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ था जो कि मैंने आपको बताया है शुरू में, फर्स्ट में ही बताया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, तो बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से है बच्चों, तो वो जो है वो क्या है, हर्यक वंश से है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। देखिए काफी आसान सब सवाल है, तब रिपीट हुआ है ये सारा सवाल, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 23वां नंबर जो सवाल दिया गया बच्चों, 23वां नंबर ये सवाल ये कहता है, देखिए क्या लिखा है, वज्जी को, ठीक है यहाँ पे वज्जी है, तो वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, वज्जी को जो है क्या कहा गया बच्चों, वो जो है गणसंघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला जो प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न जो 24वां नंबर आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहता है कि जनपद, याद रखेंगे क्या है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जहां लोग अपना पर बनते हैं, जहां लोग अपना पर बनते हैं उसे जनपद कहा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 25वां नंबर। 25वां नंबर सवाल ये कह रहा है बच्चों, 25वां नंबर सवाल ये कहता है, ये सवाल ये है कि पंचचिन्ह, याद रखेंगे पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो कहां पर बने होते थे ये, यानी सॉरी किससे बने होते थे, किस धातु से बने होते थे, याद पूछा गया है कि पंचचिन्ह यानी 5 चिन्ह वाला सिक्का जो बना होता था वो किस धातु का बना होता था, किसके बने होते थे, तो बच्चों ये बने होते थे देखिए चांदी का और तांबे का, ये दोनों का बना होता था, चांदी का भी और तांबा का दोनों का बना होता था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी एवं सी दोनों के, यानी चांदी और तांबा दोनों के, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देखें यहाँ पे 26 नंबर जो सवाल ये दिया गया है, कहता है, का सवाल कह रहा है, कहता अशोक द्वारा जो है देखिए प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ देखिए प्रचलित नहीं हुआ। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अशोक द्वारा जो है प्रचालित, अशोक द्वारा जो ये प्रचार विचार हुआ, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचलित जो है वो कहाँ नहीं हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रचलित जो है कहां पर नहीं हुआ, तो वह जो है कहां पर नहीं हुआ था बच्चों, वो ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में जो है इसको प्रचलित नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, 26वां नंबर सवाल देखिए, सॉरी 26वां नहीं 27वां नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, यानी किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे सवाल की गई थी नहीं, आप ये भी इस मेरा सवाल जो है आप लोग जरा ध्यान देंगे, इसकी जो है ना स्थापना जो है कब की गई थी, इसको आप लोग जो है एकदम आंसर, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कब की गई थी, आप इसका डेट जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है उदयीन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, उदयीन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देखिए यहाँ पे 28वां नंबर यहाँ पे देख सकते दिया गया है। 28वां नंबर सवाल क्या है, कहता कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो बच्चों किसने किया था, ये किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 29वां नंबर
29वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो धम्म की शुरुआत जो है किसने किया था बच्चों, वो अशोक सम्राट ने किया था, यानी अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको ऑलरेडी मालूम होगा, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर शुरू से पढ़े हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मालूम होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और कितना क्वेश्चन आप लोगों को मालूम था शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के बाद जो है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है। आप क्लास कैसे कर रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है, आप ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न की ओर है। 30वां नंबर सवाल जो दिया गया है कि महावीर ने, देखिए महावीर ने जो है पाश्चात्य के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो क्या जोड़ा था, क्या सिद्धांत जोड़ा था, वो ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है, प्रश्न ये कहता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। बहुत ही वीवीआई सवाल है। कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था बच्चों, या क्या हुआ था, वो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आप देखिए दिया गया है 32वां नंबर, दिया गया है कि फुट, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अरे भाई कलर कहाँ चला गया, डिस्कलेक्ट, चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो है किस राजा ने किया। देखिए एक कहावत था पहले भी कि फूट डालो राज करो, फूट डालो और राज करो। यह जो कथन है ना, यह जो क्रिया है या यह कार्य जो है वो सर्वप्रथम जो है किस राजा के द्वारा जो है किया गया। तो यह जो है किस राजा के द्वारा जो है किया गया था, यह जो है वो किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा, अजातशत्रु। अजातशत्रु कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पे 33वां नंबर सवाल क्या दिया है, कहता कि जीवन वैद्य किस वंश के काल में था। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, किस वंश के काल में था। तो किस वंश के द्वारा, किस शासकों के द्वारा, किस राजाओं के द्वारा के किस राजा के शासन काल में जो है जीवन वैद्य था। याद रखेंगे जीवन वैद्य किस वंश यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वंश आपको पूछा गया है ना बच्चों, तो यहाँ पे वंश में आपको बता देना है क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा हर्यक वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अगर याद नहीं करोगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, इसलिए इसको हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए 34वां नंबर जो सवाल दिया गया है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सवाल इस प्रकार से दिया गया है, कहता है कि अपने स्वयं के खर्चे से देखिए सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो देखिए अपने खर्च से, अपने पॉकेट से जो है खर्च किया और जो है सुदर्शन जो झील है उसकी जो है मरम्मत पूरी तरह से कराया था। तो किसने कराया था, तो यह किसने कराया था बच्चों, यह जो कराया था वो कराया था रुद्र दमन ने, रुद्र दमन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो नेक्स्ट सवाल दिया गया है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड सवाल है। देखिए रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल इस प्रकार है कि कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने जो है किस नदी के संगम की, यानी कि कौन सा नदी है जो कि देखिए संगम का मतलब जानते हैं ना कि दो नदी जो है एक जगह जो है मिल जाता है, संगम हो जाता है, मिल जाना, संगम का मतलब मिल जाना, यानी कि दो नदी जो है एक जगह जो है मिल गया है। तो वो जगह कौन सी है जहां पर जो है वो पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना किया, किसने किया भाई, उदयन ने किया है। तो किस जगह किया, तो भाई किस जगह किया है, तो वह जो है याद रखेंगे वह जो किया था, देखिए गंगा, स्वर और पुनपुन, ये तीनों नदी का जो संगम एक जगह हुआ, यानी कि यह जो है एक गंगा नदी आ रही है, यह एक क्या है, एक जो है स्वर नदी आ रही है, और यह क्या है, एक जो है पुनपुन नदी आ रही है। यहाँ पे जो संगम हुआ है इसी जगह जो है उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के संगम पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, 36वां नंबर सवाल है। ये कहता है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम
हुनो, याद रखें, हुनो को परामस्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है? परामस्त मतलब हरा देना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसका जो सवाल है, ये सवाल को आपने पढ़ा, समस्त भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया एवं यूरोप में जो है सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए संकद गुप्त हो जाएगा, ठीक, संकद गुप्त, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा संकद गुप्त, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। इस एग्जाम में आपका 100% ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम से पहले क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, सवाल ये कहता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो देखिए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, वो कौन था बच्चों? तो ये बताइए, ये था नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, नेक्स्ट सवाल जो है 38वां नंबर दिया गया है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो भूमि दान का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिला है, यानी किसके अभिलेख में मिला है? तो बच्चों यह मिला है प्रभावती गुप्त में, ठीक है, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है ये भूमि दान का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 39वां नंबर देखें क्या दिया है, कहता है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो भाई किसका है भाई? तो यह हो जाएगा सातवां हनकाल का, सातवां हनकाल, ऑप्शन नंबर बी जो है सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल दिया गया है 40वां नंबर आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है ये वाला सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सवाल क्या है, कहता है कि 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो कहां पर मिला है बच्चों? तो यह जो मिला है कहां पर, यह जो मिला है वो एरन में मिला है, यानी कि सागर में, एरन यानी सागर में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल ये कहता है बच्चों, कहता है कि अशोक ने जो है महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यानी कि प्रचार के लिए उसे कहां भेजा था? बताइए प्रचार के लिए कहां भेजा था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना, कि अशोक ने जो है ना, अशोक सम्राट ने जो है महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो प्रचार के लिए कहां भेजा था, कहां उसको जाने दिया? तो कहां जाने दिया था बच्चों? वो श्रीलंका जाने दिया, श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, 42वां नंबर सवाल देखें क्या दिया गया है, कहता है कि किस विद्वान ने जो है मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का, देखिए, अलाधन्य प्रयास किया? तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा स्तंभ, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा, ठीक है, नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देखें क्या दिया गया है, 44वां नंबर सवाल देखें। तो 44वां नंबर ये सवाल ये कहता है, जरा ध्यान देंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कहता है कि गुप्तों के काल में कौन जो है चीनी यात्री भारत आया? ये सवाल बीबीआई है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम से पहले क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। तो गुप्तों के काल में जो है कौन चीनी यात्री भारत आया? तो कौन चीनी ऐसी यात्रा है भाई? देखो चीनी यात्री पूछा गया है, चीनी यात्रा जहां चीन का व्यक्ति जो है यात्रा कर रहा था वो भारत आया था। तो भारत आया था वो कौन था? तो वो था फयान, याद रखेंगे फयान था, ठीक है, फयान, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही सटीक आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे फाहियान, याद रखेंगे फाहियान है, फयान नहीं है, फयान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखें यहाँ पे 45वां नंबर सवाल जो दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बार बार रिपीट हुआ है इस सवाल को, देखिए क्या दिया गया है कि मेगास्थनीज भारत में किसके द्वारा
ये किसके दरबार में आया था, सॉरी किसके द्वारा नहीं हुआ, किसके दरबार में आया था, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पे 46वां नंबर सवाल क्या दिया गया है, कहता है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किससे होती है भाई, तो यह जो होता है प्रयाग प्रास्तिक, ठीक है, प्रयाग प्रास्तित से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए सबके सवाल यहाँ पे क्या दिया था कि समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होती है, या समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो भाई किससे होती है, तो यह होती है प्रयाग, देखिए प्रशासित, ठीक है, याद रखिए प्रशस्तित है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले ना ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है, इसलिए इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा आवाज सही से नहीं निकल रहा है। ठीक है, आपको याद पहले भी मैंने बताया हुआ था, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा फंसता होगा, गला भी पूरा फंसा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा भाई इग्नोर कीजिए और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़े, तो अगला सवाल देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो नवरत्न जो है किस शासक के दरबार में रहते थे, तो यह रहता था बच्चों ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ देख सकते हैं 48वां नंबर सवाल क्या दिया गया है, कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतला तलम, यहाँ पे शकुंतलम दिया गया है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, तो बच्चों इसका रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न देखें यहाँ 49 नंबर जो दिया गया है, सवाल ये कहता है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है किस शासक ने की, तो किस शासक ने किया है अभिलेख की शुरुआत, तो ये हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक शासक ने किया, यानी अशोक सम्राट ने किया। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है 50वां नंबर सवाल दिया गया है, कहता है कि किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी जो है किस शासक को कहा गया है, वो अशोक सम्राट को ही कहा गया है, अशोक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, ये क्या दिया है 51 नंबर। देखिए क्या दिया गया है, सवाल ये कहता है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो कितने वर्गों में विभाजित किया है, वो 7 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर जो बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका सामने यहाँ दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 नंबर जो सवाल है ये रिपीटेड सवाल है, नोट कर लेंगे। देखिए क्या सवाल है, कहता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, एलोरा में कैलाश मंदिर की जो स्थापना की गई थी, ये जो स्थापना हुआ है, जो स्थापना करवाया गया है, ये किसके राजवंश के द्वारा, ठीक है, किसके राजवंश के द्वारा जो है करवाया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा जो है इसकी स्थापना कराया गया है, इसका जो है निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं 53 नंबर जो सवाल दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट किया हुआ है। देखिए सवाल क्या दिया गया है बच्चों की पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अब कितना मजेदार सब सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सारा सवाल है, इसको आप लोग अगर नोट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दिया गया है, देखिए क्या लिखा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो यह कहाँ स्थित था, तो यह बच्चों किया था पाकिस्तान में जो है ना स्थित था ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है 55 नंबर सवाल ये कहता है कि धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी, तो धम्म की शुरुआत जो है वो किसने किया था, अशोक सम्राट ने किया था, अशोक शासक काल में हुआ था। याद रखेंगे किसने किया था, अशोक ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला नहीं, और इतने सा क्वेश्चन था ना, ओ सॉरी यहाँ पे राजा किसान और नगर से रिलेटेड ना टोटल आपका 55 क्वेश्चन ही निकाला हुआ है, और इसको अगर आप एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हैं, इसको अगर आप जो है ना रिवीजन कर लेते हैं,
रिवीजन आप लोग अगर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि 110% जो है इस चैप्टर से जो है एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तब। देखिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है, प्रैक्टिस हर हाल में आप लोगों को करना जरूरी है, ठीक है। आपका जो पैटर्न है उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी है आपके मुट्ठी में रहेगा, सब्जेक्टिव भी जितना है एकदम आपका मुट्ठी में है, कहीं भी इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए खास रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जो है नीचे जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।